अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और उसके साथ साथ आज की सुबह का आगाज़ भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। वेल वाइल इट वाज वीकेंड, हमने ये देखा कि मौसम ने करवट बदली है। जहां हमने देखा कि वेदर की पेशगोई की जा रही थी कि मज़ीद 48 घंटों में जो स्पेल है वो धीमा होता चला जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। अपर एरियाज़ में फिर भी हमने देखा कि बारिशें रही और इस बीच वीकेंड पे कराची में भी कुछ लोगों ने बारिश एंजॉय की। डिड यू एंजॉय द रेन या आपने आफ्टर इफेक्ट्स नहीं एंजॉय किए? बिल्कुल भी इंजॉय नहीं की क्योंकि हुई ही नहीं। वेल कहा, यू नो, व्हेन यू लुक जहाँ एट मैंने योर सुना है अच्छे लोग मोबाइल, रहते हो। आपने मोबाइल में देखें तो लिखा आता है कि रेन इन नेक्स्ट आवर, लेकिन वो घंटा आया ही नहीं ओहो। हमारे नसीब में तो। लेकिन कराची में कहीं वही बारिश कहीं नहीं हुई। आज सुबह बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन अगर मुल्क भर की बात करें तो महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 29 जुलाई तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रह सकता है। हसास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। शहरियों को दरियाओं और बरसाती नालों से दूर रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। एब्सोल्युटली। सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग वेदर। अपने शो में आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे कि अब मज़ीद जो 29 जुलाई तक का ये स्पेल है, ये बारिशों का पाकिस्तान के लिए किस तरह से रहेगा। क्या वो जो जोर था जिसमें हम बहुत सारा नुकसान देख रहे थे आने वाले वक्त नहीं। तो चलिए अब कुछ खेल की भी बात कर लेते हैं। हमने देखा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया। पहले टेस्ट में मजबूत वापसी की बुनियाद रख दी है। पहली इनिंग्स में 311 रन्स के जवाब में ग्रीन शर्ट्स ने 3 विकेटों पर 199 रन्स बनाकर खसारा नुमाया हद तक कम कर दिया है। लेकिन कप्तान शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग और ख़ास करके इसका जिक्र करना ज़रूरी है। और एक चीज़ ये भी है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार रही है। सो यस, शान मसूद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओल्डो बाबर आजम चले गए और उसके बावजूद ही स्टेड एंड दैट वाज अ पॉइंट कि वहाँ पर शायद पाकिस्तान को एक उम्मीद है कि शान मसूद की वजह से आगे चलकर भी हम अच्छा करते रहेंगे इस टेस्ट के लिए। बैटिंग में तो ठीक है, साबिक कप्तान शान मसूद, उन्होंने बहुत अच्छी 50 की है। इसके साथ इमाम भी उनका बहुत उन्होंने अच्छा साथ दिया है और एट वन टाइम अब हम 5 रन पर ओवर स्कोर कर रहे थे। रियल कंसर्न बहुत से लोगों ने कहा कि बॉलिंग है, लेकिन बॉलर्स ने भी, वो एक्सप्रेस बॉलर्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की बॉलिंग की है अब्बास ने और अली ने ख़ास तौर पे, इट्स वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ ही अब ज़रा आगे चलते हैं और बात करें क्रिकेट में। हम बात करेंगे ही, लेकिन एक और अच्छी चीज़ बहुत ज़बरदस्त हो रही है और वो ये कि पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में नाकाबिले शिकस्त सफ़र अपना जारी रखा हुआ है। और अगर किसी ने इनको फॉलो किया हो तो इन्होंने नेपाल को भी 3-0 से हराया और अभी इन्होंने उज़्बेकिस्तान को भी मुसलसल 3 सेट्स में शिकस्त दी है। पाकिस्तानी बॉयज़ आर ऑन अ रोल। पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम बड़ा ज़बरदस्त कर रही है। एब्सोल्युटली। पूरे टूर्नामेंट में ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और वी वर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम एज वेल कि सिर्फ ये नहीं, मुख्तलिफ मौक़ों पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम अच्छा कर रही होती है। येट अगैन अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करें और अच्छा गेम पेश करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एंड मीनवाइल वी आर होपिंग ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम। इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। इंतखाबी दंगल सजा हुआ है। 3 अजला में पोलिंग शुरू हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तो इस वक्त ऑब्वियसली सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है। जलसे तो ख़त्म हो गए हैं, दावे बरकरार हैं। अब देखना यह है कि जितनी कैंपेनिंग की गई थी नून लीग पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या वो रंग लेकर आती है और किस पार्टी के लिए लेकर आती है। जो रिजल्ट्स होते हैं फिलहाल 3 हलकों की जो हम बात कर रहे हैं, वो क्या प्रेसिडेंट सेट करते हैं रेस्ट ऑफ द आज़ाद कश्मीर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने कहा, पहले मरहले का इस वक्त इंतखाबात का आगाज़ शुरू हो चुका है। मीरपुर डिवीज़न का है ये और इसमें मीरपुर, भिम्बर, कोटली अजला कुल 13 नशिस्तें आती हैं। तो हमारे नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर से आमिर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, ज़रा बताइए क्या माहौल है, क्योंकि ये जो है वो पहला मरहला है आज। कैसे जोश व खरोश है अवाम में, और गो के सिर्फ 13 सीटों पे ही है, लेकिन क्या माहौल है? हाँ जी, बिल्कुल। आज 8 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट हुआ है, तो बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। तो एक तो गर्मी दिन में शुरू हो जाती है, तो लोगों की ख्वाहिश थी कि सुबह सुबह पोलिंग का अमल शुरू कर दिया जाए। तो पोलिंग का जो वोटिंग है वो हो रही है। इस वक्त भी जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये मेरे अक़ब में शायद आपको ये स्कूल की एक बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। 98 नंबर है इस पोलिंग का और 6 बूथ यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे ख्वातीन के भी हैं और मर्द हज़रात के भी हैं और इस वक़्त जो है ना बड़े जोश-ओ-ख़रोश से लोग आ रहे हैं अपने-अपने उम्मीदवार को जो वोट देने के लिए। जी। पलड़ा भारी देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जहां आप मौजूद हैं, वहाँ पे सियासी जी, जी। जमातों ने तो काफ़ी जम के की है कैंपेनिंग, लेकिन यहाँ पे अवामी आप राय किसकी जानिब झुकी देख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, अवामी राय जो है वो मुख्तलिफ तौर पे नज़र आ रही है सामने, क्योंकि जो कुछ जगहों पे नून लीग का जो कैंडिडेट है उसकी भरपूर हमायत हो रही है, कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी भरपूर हमायत हो रही है, लेकिन ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो नून लीग की तरफ लोगों का रुझान देखा जा रहा है। जी। ठीक है, और बिफोर आमिर साहब साइन ऑफ करें, हमें ये भी बता दें कि इस वक्त तक वोटर्स टर्नआउट कैसा नज़र आ रहा है? फिलहाल तो वोटर्स का टर्न आउट उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि एक तो कुछ अरसा से यहाँ पे सर्वर्स का भी इशू चल रहा था, उस वजह से भी जो इंतखाबात का जो अमल था वो भी तो सुस्त नहीं रहा। लेकिन आज सुबह जब मैं यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में पहुँचा हूँ तो यहाँ पे जहाँ सुबह में तादाद 100 से ज़्यादा होती है, अभी तकरीबन 30 से 40 लोग पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं। लेकिन सुबह का टाइम है, मे बी शाम तक जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहे और वोटर्स जो है और साथ-साथ आमिर, आते इन रहे। जनरल इंटरनेट की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की भी अगर आप हमें आगाह कर दें? हाँ जी, बिल्कुल, जनरल जो सिक्योरिटी है वो बहुत बेहतरीन है इस वक़्त, अच्छी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, क्योंकि एसएसपी और जो दीगर सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी खुद सीनियर अफ़ीसरान विज़िट कर रहे हैं, वन बाय वन पोलिंग स्टेशंस का और सिक्योरिटी के मामलात चेक कर रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन पंजाब पुलिस को भी यहाँ पे हायर किया गया है, रेंजर्स को भी हायर किया गया है, जबकि जो एजेके की पुलिस है वो भी अपनी जो है ठीक है। ड्यूटी सरअंजाम दे अच्छा, रही है, पूरी तरह फुल प्रूफ करवा के। आमिर, आप एलए कौन से में मौजूद हैं? 1 में, 2 में हैं, मैं डडियाल? पहले 3 मीरपुर में एलए मौजूद 3 हूँ। न्यू मीरपुर सिटी। जी, जी, अच्छा, मीरपुर सिटी। अच्छा। अब न्यू मीरपुर सिटी जो है, मेरे ख्याल से यहाँ से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान हैं और नून लीग के जो जी, हैं, बिल्कुल। इफ़ यू कैन टेल मी, नून लीग से यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? इनके पास्ट में चौधरी यहाँ। मोहम्मद सईद। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। मुझे ये बताइए कि पास्ट में यहाँ पे किसका पलड़ा भारी रहा है ज़्यादा, और ये भी बताइएगा कि जी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए, उन्होंने बड़ी यहाँ पे कैंपेनिंग की है, तो क्या वो जो एक माजी में रहा है यहाँ पे, हम क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो कह के गए हैं कि जी मेरा घर है, पहला घर दूसरा घर जो भी है, तो प्रीडोमिनेंटली नून लीग रही है इन ओवरऑल आज़ाद कश्मीर, लेकिन क्या बिलावल की इस सारे खिताब ने लोगों को यहाँ पे उनके हक में थोड़ा बहुत किया? मैं पहले तो बताता चलूँ कि जो पहला आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पे पोजीशन जो पहले रही है, पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारे सदर रियासत कुछ अर्सा कबल वफात पा गए हैं। ये यासिर सुल्तान उनके बेटे हैं। जी। एक अरसा तक ये जो मीरपुर की सीट है इन्हीं के घर की रही है, बैरिस्टर सुल्तान साहब भी रहे हैं और जी। नून लीग सिर्फ इस हल्का में 2 दफ़ा उसने जो है ना फतह हासिल की है। तो लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो यासिर सुल्तान के वालिद जो है वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। लास्ट इलेक्शन भी यासिर सुल्तान ने जीता और वज़ीर हुकूमत भी रहे हैं ये। तो इनकी जो है ना वालिद की वजह से इनको बहुत ज़्यादा बैकअप था, सपोर्ट थी इनको। लेकिन अब वालिद साहब भी फ़ौत हो चुके हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे जो नून लीग की जो पोज़ीशन आ रही है वो इसलिए भी ज़्यादा आ रही है क्योंकि एक तो वफ़ात में भी हुकूमत होती है, लोगों का एक रुझान बन जाता है कि यहाँ पे जो मतलब किसी भी इलाका में जहाँ वफ़ात में जो हुकूमत होती है वही हुकूमत यहाँ पे आ रही है। तो सही। बाकी बिलावल के हवाले से बता दूँ कि बिलावल का कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा क्योंकि जो हम जलसे की पोजीशन देख रहे थे तो वहाँ पे बिलावल के जलसे में बहुत कम लोग थे, जबकि अच्छा। मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब की जो जलसा हुआ उसमें एक अच्छी बड़ी गैदरिंग थी, जिससे भी नज़र आ रहा था कि यहाँ पे जो पिज़राई मिल रही है वो नवाज शरीफ और उसके मरियम नवाज साहबा के आने की वजह से यहाँ पे नून लीग को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और बिलावल की जो स्पीच थी उस पे भी उन्होंने कोई खास रद्द अमल नहीं दिया। यहाँ पे
जो बिलावल का जो अमल था वो बिल्कुल ही लोगों के नज़र में जो पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पिछली हुकूमत यहाँ पे जो जी लास्ट हुकूमत रही है वो पीपल्स पार्टी की रही है, जी इसलिए भी लोगों का जो है ना उस तरफ नहीं जा रहा कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो काम नहीं कर सके तो अब नई आने वाली हुकूमत हम पीपल्स पार्टी को कैसे दें, इस वजह से भी वो कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा अमल नज़र आ रहा है आज़ाद कश्मीर में, सॉरी मीरपुर डिवीजन में, इसमें नजर आ रहा है कि पहले नंबर पे शायद लीग आ जाए और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी आए। टेबल टर्न। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम, वाज वंडरफुल। और देखते ये है कि आज क्या रिजल्ट रहते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, और फिर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कैसे रहते हैं ये भी है। तो पहले मरहले का जो इलेक्शन है उसका आगाज़ हो गया। अब इंतखाबात के लिए आज़ाद कश्मीर के LA3 से हमें आमिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, क्या ट्रेंड फिल वक्त नज़र आ रहा है और किसका पलड़ा भारी नज़र आता है जो वोटर टर्नआउट अब तक के लिए रहा है। इस पर ज़रा तजिया भी हासिल करते हैं। बोल न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो एक्चुअली कैंपेनिंग रही है उसमें क्या उनको लगता है। बहुत शुक्रिया बतूल आपके वक्त के लिए और सुबह बखैर। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो है और साथ ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर जमातें हम देख रहे हैं कि मैदान में हैं। क्या लग रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? आई मीन जो बातें हम सुनते हैं सारे लीडरान से, उससे तो ऐसा ही लगता है कि हर कोई बहुत ही पावरफुल कैंपेनिंग कर रहा है, हर कोई ही आवाम का एतमाद हासिल कर चुका है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी है? जी बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में कोई बड़ा कांटे का मुकाबला, जो एक रिवायती टर्मिनोलॉजी है कि कौन किसके मुकाबले में खड़ा होगा या बहुत ज़बरदस्त कैंपेन करेगा, इस तरह का माहौल हरगिज़ AJK में नहीं है, क्योंकि जो टफ़ टाइम दे सकती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और ज़्यादातर जो PTI की पॉलिसी ये रही है कि जब उन्हें एक पोलिटिकली प्ले करने का मौका मिलता है तो वो उसका बाइकआउट कर देते हैं। चूँकि PTI एब्सेंट है अपने इस फैसले की वजह से, तो जो एक पोटेंशियल थ्रेट और पोटेंशियल मुकाबला मिल सकता था PMLN और पीपल्स पार्टी को, वो नहीं मिल रहा। ऑन दी अदर हैंड हमने ये ज़रूर देखा कि PTI की एब्सेंस में पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की, और उसमें से ज़्यादातर जो इल्ज़ामात हैं उनमें वज़न भी है, क्योंकि PMLN ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। वहाँ पे बसों का पहुँचाया जाना, वादा करना और कुछ ही दिन में वहाँ पे पहुँचा दिया जाना, जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन में गई। तो हमें एक फ्रिक्शन नज़र आई दो इत्तेहादियों में। शायद वो डायनामिक्स को सर्व करने के लिए है, लेकिन एक बहुत बड़ा सियासी मुकाबला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस दफ़ा नहीं है। जैसे माजी में ये होता रहा है कि जो इलेक्टेबल्स अगर वो जीते हैं तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली बाद में कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया या IPP ज्वाइन कर ली, क्योंकि IPP की भी जो बड़ी सियासी हैसियत है वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आती कि वो पीपल्स पार्टी या PMLN को टफ़ टाइम दे सके। और चूंकि इलेक्शन कमीशन भी बहुत खामोश नज़र आता है, बजाय कि वो इसके ऊपर एक्शन लेता कि आप क्यों कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करें, तो ये ज़रूर हो सकता है कि वक्ती तौर पे आप एक ऐसे वोटर को वो कर पाएँ जो देखता है कि उसकी रीजन NFC का हिस्सा नहीं है, CCI का हिस्सा नहीं है, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल फोरम्स का हिस्सा नहीं है, तो शायद वो इससे इम्प्रेस होकर एक वक्ती तौर पर वोट ज़रूर दे दे नून लीग को। लेकिन चूँकि मरहलावार इलेक्शन हो रहे हैं तो ये भी एक सवाल उठता है कि अगर एक मरहले का नतीजा आ गया तो क्या वो नतीजा दूसरे इलेक्शंस के इफेक्ट करेगा, वो वोटर का माइंड चेंज करेगा। दैट वी हैव टू सी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप फ़ौरन से इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करेंगे या आप इकट्ठे रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अच्छा बतूल, एज ऑलवेज इंतखाबी मुहिम में दोनों पार्टियों ने ये बताया कि उन्होंने अपने अपनी जगहों पर क्या क्या किया है। नून लीग ने पंजाब की कारकर्दगी को बनाया अपना इंतखाबी नारा, पीपल्स पार्टी ने सिंध और आज़ाद कश्मीर के मामलों पे नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। तो क्या समझती हैं, ये जो आम आदमी है ये कारकर्दगी के दावों को ज़्यादा अहमियत देगा इसमें, या फिर ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है इसमें बह जाएगा? जी देखिए, जो दो बड़ी सियासी जमातें जो हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस इलेक्शन में, वो अपने जिन परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे वोट मांग रही हैं वो उस मुतल्लिका रीजन से तो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ इकदाम लिए तो वो कई साल पुराने आपको इकदाम नज़र आएंगे। अगर नून लीग अपने किसी इकदाम की बुनियाद पे वोट मांग रही है तो वो पंजाब में किया हुआ है, वो आपने AJK में स्पेसिफिकली क्या किया, क्योंकि AJK में तो बहुत अरसे से जैक के मसाइल चल रहे हैं, उनकी डिमांड्स को मीट करने की बात हो रही है और वो एक मसला चल रहा है। उसमें भी पॉलिटिकली क्या नून लीग ने बहुत अच्छा हैंडल किया था या पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा हैंडल किया था, वो क्वेश्चनेबल है। इवेंचुअली हमने देखा कि ग्रुप कलदम हो गया है। नॉन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कुड डील द ग्रुप पॉलिटिकली, क्योंकि हालात इतने
कशीदा हो गए थे। तो वो एक मेरे नज़दीक एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि बेशक हुकूमत ने ज़्यादातर डिमांड्स मांग ली थी, लेकिन बतौर इत्तेहादी ये दोनों पार्टीज़ अगर सियासी तौर पे कन्विंसिंगली इस मामले को आगे लेके चलती तो शायद हम मज़ीद कैंडिडेट्स देखते, शायद पीटीआई के लोग भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेते या और कोई छोटे बड़े ग्रुप्स होते। लेकिन चूँकि हालात इतने कशीदा थे और जो वहाँ पे मामला थे वहाँ पे पॉलिटिकल सलूशन हमें नज़र नहीं आया, और लोगों की जानें भी गई हैं और एक तसादुम था वहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का उन्हें मौका मिल सकता था कि अब चूँकि मार्का हक भी हो गया है और अब डिप्लोमेटिक प्लान बहुत आगे बढ़ा है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वी आर हैंड्स इन ग्लव्स और हम एक बहुत अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर AJK। ये नहीं हो सका, बल्कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने रिवायती हरीफों बतूल, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, दीगर रहनुमाओं की तकारीर में एक दूसरे के ऊपर सख्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इल्ज़ामात लग रहे हैं, इससे पहले भी यही होता रहा है। बट आपको क्या लगता है कि जो अवामी असल मसाइल हैं वो पस मंज़र में चले गए हैं और ये जो ज़ाती सियासी तलखियाँ हैं ये जीत गई हैं? जी, जैसे हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में देखा था कि उस वक्त भी सबसे बड़ा एतराज़ ये उठा था कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले सारी सियासी पॉलिटिकल जमातें वहाँ पे हैं, बल्कि PTI ने भी वहाँ पे जाने की कोशिश की कि कुछ लोग जा सके, कुछ लोग नहीं जा सके। लेकिन उससे पहले कई साल, कई हफ्ते ये सियासी जमातें उस इलेक्शन कैंपेन के लिए क्यों नहीं जाती जिसकी ज़रूरत उनको शायद कुछ अरसे बाद पड़े। तो यहाँ पे AJK में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल PMLN को ये इम्प्रेशन गया कि JB तो हमारे हाथ से निकल गया, तो अब नवाज शरीफ भी वहाँ पे प्रोएक्टिव हो गए, इसलिए उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार भी किया कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, शायद मैं ही बहुत अच्छा काम कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये लैक ऑफ इंटरेस्ट था रीजन में। सियासी जमातों को बिल्कुल ये करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आई बिलीव कि जो सियासी जमातें उनको खुद अपनी सियासी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो कुछ प्रपोज कर सकें। या तो वो कोई सहारा ढूंढते हैं या उनको मदद चाहिए होती है, या फिर वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है, या वो डर भी जाते हैं, वट एवर इज़ द रीज़न। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उन्होंने हकीकी मसाइल को एड्रेस किया, उस पर एक फ्रेम चॉक आउट किया और उसके ऊपर वोट मांगा और मिल भी गया, तो दिस इज़ नॉट हैपनिंग। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि ये आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। हालांकि AJK की जो जियोग्राफी है और जो गिलगित की जियोग्राफी है वो पाकिस्तान के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है फॉर एनी रीजंस। वो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जियोग्राफी वाइज इम्पोर्टेंस है, बल्कि जो सिक्योरिटी की बिल्कुल ठीक है बतूल। ओके, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, अब बड़े वादे तो किए गए ना कि जनाब सड़कें देंगे, कॉलेजेस देंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, स्कॉलरशिप्स, हेल्थ, सब पे बात हुई है कि ये करेंगे, अगर हम जीत गए तो ये हम देंगे। बट डू यू थिंक आज़ाद कश्मीर का जो वोटर है उसकी नफ्सियात क्या है? इन वादों से वो पिघल जाएगा या फिर ही वांट समथिंग एल्स? इस वक्त AJK का जो इलेक्टोरेट है उसमें 3.8 मिलियन वोटर्स हैं, और जो 3.8 मिलियन वोटर्स हैं हम इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा वोट देंगे या टर्न आउट देंगी, क्योंकि एक तो मरहलावार इलेक्शंस है, इस पे भी वोटर की नफ्सियात पे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि किसको वोट पड़ा है, किसको नहीं, क्या नतीजा निकलेगा। वो उस नतीजे के ऊपर ही एनालाइज कर सकता है कि क्या वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को, उसका फेवरेट कैंडिडेट जीत रहा है या नहीं जीत रहा। तो एक तो सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मरहला वार इलेक्शंस हो रहे हैं, ये वोटर को इफ़ेक्ट करेगा, और दूसरा ये कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से वोटर खुद भी थोड़ा रिलक्टेंट होगा। और तीसरी बात ये कि PTI की एब्सेंस की वजह से और किसी ख़ास कॉम्पिटिटर की एब्सेंस की वजह से ये एक्सपेक्ट करना कि वोटर्स टर्न आउट कैसा होगा, ये एक बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है। लेकिन वोटर्स को इस बात का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि उनका वोट देना अहम है। उनके रवैयों के साथ, उनकी दिलचस्पी के साथ इलेक्शन प्रोसेस पे बहुत असर और फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वोटर्स टर्न आउट होगा, लेकिन वोटर्स को निकलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये मरहलावार इलेक्शंस हैं और इसकी डायनामिक्स उन रेगुलर इलेक्शन से बिल्कुल अलग है। तो वो चाहें तो इस अपने इंटरेस्ट और अपनी पार्टिसिपेशन से इस इलेक्शन की शक्ल ज़रूर बदल सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है इसमें हम ऑब्वियसली देखते हैं कि वफाकी हुकूमत हो गई, आपकी कौमी क़यादत, उसका एक एक एलिमेंट नज़र आता है, वो इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है इस बार नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर जो भरपूर मुहिम चलाई गई है, क्या कौमी क़यादत की मकबूलियत मकामी उम्मीदवारों पर भारी पड़ सकती है?
देखिए, जो मकबूलियत की बात है पाकिस्तान में, वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। मकबूलियत क्या होती है? मकबूलियत आपकी इस बात पे इस्टेब्लिश होती है कि आपने इलेक्शन लड़ा, आपको एक कंसिडरेबल वोट पड़ा और उसके बाद आपने हुकूमत बनाई और फिर आपने ज़बरदस्त काम किया। ना हमें ये सिंध में नज़र आता है और पंजाब में एक हद तक नज़र आता है, गवर्नेंस एक हद तक नज़र आती है, लेकिन उनकी भी जो पोजीशन है कि वो सियासी तौर पे कितने स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वो क्वेश्चनेबल है। तो क्या ये लोग अपनी अपनी जगह पे सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा मकबूल हैं? मैं इस बात से हरगिज़ कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता था कि अगर AJK से कोई बड़ी शख्सियत होती, फॉर एग्जांपल PTI बहुत अपोजिशन दे रही होती, या IPP का कोई उम्मीदवार बड़ी तगड़ी इलेक्शन कैंपेन कर रहा होता और वो फिर नवाज शरीफ को टफ टाइम दे, या वो मरीम नवाज़ को टफ टाइम दे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, चूँकि उनको वो मुकाबला ही नहीं मिला, तो ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है कि इनकी मकबूलियत बरकरार है या कम हुई है। वो आपको सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से ही पता चलेगा। अदरवाइज़ जो मकबूलियत है वो सिर्फ गवर्नेंस की बुनियाद पे होना चाहिए। और PMLN चूँकि अपने पंजाब में, जो कि उनके नाक़दीन भी कहते हैं, उनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप अपने पंजाब के प्रोजेक्ट्स को लेके आप उस पर वोट AJK में क्यों मांग रहे हैं, इससे आप खुद अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो प्रोजेक्ट की बेस पे आप AJK में वोट मांगें। तो मैं ख्याल ये इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि कौन मकबूल है, कौन मकबूल नहीं है। आवाम को सिर्फ गवर्नेंस की ज़रूरत है, आप काम करें, वोट खुद चल के आपकी तरफ आ जाएगा। अच्छा, दोबारा से ज़रा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर लें। अगर ये पहला नतीजा, वैसे तो इट्स टू अर्ली टू से, बट स्टिल अगर किसी एक जमात के हक में ये नतीजा नहीं आता, डिवाइडेड मैंडेट आता है, तो इस चीज़ का अगले जो 2 मरहले हैं उस पर कितना इम्पैक्ट होगा? कोशिश तो बहुत कर रही है कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाए, और इख्तियार वली साहब ने भी कहा कि हम वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते जो हमने GB में दोहराई। वो एग्जैक्टली क्या गलतियाँ हैं वो उनके पार्टी के इंसाइडर्स को पता होगा, लेकिन ये तो गलती ज़रूर थी कि परफॉर्मेंस नहीं थी, ये भी गलती ज़रूर थी कि वोटर्स के साथ डिस्कनेक्ट था, ये भी गलती ज़रूर थी कि JB में दिलचस्पी कम थी, और ये भी गलती थी कि आपके पास कोई एजेंडा, कोई रिफॉर्म्स, कोई स्ट्रक्चरल कंटेंट नहीं था JB को देने के लिए। तो क्या अगर आपने AJK की इलेक्शन कैंपेन में ये किया तो वो भी हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉइंट आउट कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो वो नहीं दोहराएंगे, क्योंकि कुछ नया किया नहीं है नून लीग ने AJK इलेक्शंस के हवाले से, सिवाय इसके कि वो जो बसें भेज दी वो भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और लेकिन चूँकि जो AJK के अवाम है, उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं। उनके कुछ ग्रुप सब्सिडीज़ पे बात करते रहे, एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने कंपनसेट करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कुछ लेजिस्लेटिवली चेंजेस नहीं आएंगी AJK और JB के हवाले से, इस तरह के ग्रुप्स की बुनियाद पे कन्फ्यूजन फैलती रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको इंटरेस्ट से लेने की ज़रूरत है, और अगर कोई डिवाइडेड मैंडेट आता है तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर AJK, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है बहुत सारे मामलात के ऊपर। तो जिस तरह से इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से मामलात आगे चल रहे हैं, और स्पेशली जैक वाली एपिसोड के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि एक डिवाइडेड मैंडेट आएगा। जैसे JB में एक पार्टी की बर्तरी है, होपफुली ऐसा ही होगा, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि कौन जीतेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फ्रैंकली किसी भी पार्टी की नहीं है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया बतूल आपके वक्त के लिए। अब देखना ये है कि इलेक्शन में वोटर टर्न आउट फिल वक्त कैसा रहता है और पहले मरहले के क्या नताइज सामने आते हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। बैक गए हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब वक्त है कि हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लें। तो हम ये देखा कि बाकी मुल्क में, चाहे फिर वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, वहाँ पर सूरत हाल कुछ अंडर कंट्रोल नज़र आती है। लेकिन जब हम अपर एरियाज़ की बात करते हैं, अब चूँकि पेशगोई ऑलरेडी 29 जुलाई तक कर दी गई है, तो गिलगित बल्तिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, यहाँ पर भी अभी भी कुछ यूँ कह लीजिए कि थ्रेटनिंग ज़रूर सिचुएशन है लोगों के लिए। और ऐसे में दरियाए अबासीर में भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शम्स हमें आगाह करेंगे कि इस वक्त मुल्का आबादियों की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। शम्स रहमान, आगाह कीजिएगा। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान सैलाबी सूरत हाल है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बदस्तूर मानसून बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी है। गुज़श्ता रात से ज़िला दियामर और ज़िला कोहिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफ़ा हुआ है। एक किस्म की तुग़यानी की सी सूरत हाल है। दरियाए अबासिन में पानी के बहाव में इजाफ़ा हुआ है,
जबकि सफ़र करने वाले मुसाफिरों के ऊपर लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी बढ़ गया है। इन सारी ख़तरात को पेश नज़र रखते हुए ज़िला कोहिस्तान अपर और ज़िला दियामर की इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से इंतबाह किया है कि वो शहर कराक्रम पे गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, जबकि दरियाए अबासिन के किनारे बसने वाली आबादी को हिदायत जारी की है कि वो अपने घरों को यहाँ से खाली करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। मानसून बारिशों का ये स्पेल जारी है, जिससे पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो यही बालाई इलाके हैं, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और शांगला के जो बालाई इलाके हैं, उनमें भी फ्लड जो है अलर्ट है वो जारी किया गया है। जी शम्स, आप अपडेट कर रहे थे और सिचुएशन ये है कि जो एनडीएमए ने ताज़ा आदादोशुमार जारी किए हैं, 26 जून से अब तक 108 अफराद जामा और 344 बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग में जामा हो चुके हैं। इरफान विर्क साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरफान साहब, ताज़ा तरीन अगर हमें आप अगले हफ्ते की पूरी फोरकास्ट अगर बता सकें, किस एरिया में कितनी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है? देखिए, ऐसा है कि अगले आइंदा 24 से 48 घंटे में आज और कल जो है वो कोई ऐसा बड़ा स्पेल नहीं है, ताहम जो लोकलाइज जो है ना वो वेदर हो सकता है। कुछ पार्ट्स शुमाल मशरकी पंजाब के हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स जो है वो वस्ती पंजाब के हो सकती हैं। ये चंद एक मकाम पर इक्का दुक्का जगहों पर बारिश होगी, हल्की होगी। और जबकि शुमाल मशरकी बलूचिस्तान की जो सुलेमान रेंजेस होंगी, यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है। अदरवाइज बाकी जितने भी इलाके होंगे, मैदानी इलाके, यहाँ पर मौसम गर्म और हब्स वाला रहेगा। सिंध में भी जो दर्जा हरारत हैं वो ज़्यादा रहेंगे और हब्स वाली कैफियत होगी। यहाँ जबकि जो पहाड़ी इलाके होंगे, शुमाली इलाका जात जितने भी होंगे, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्का जितने भी इलाके होंगे, यहाँ पर भी मौसम कोई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। ताहम यहाँ पर लोकलाइज्ड जो है ना वो बारिश हो सकती है अगले 2 रोज़ में। उसके बाद एक बारिश वाला स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल होगा और वो पहले तो वो बलाई इलाकों में बारिश करेगा, उसके बाद उस स्पेल के अंदर सिंध में भी बारिश के चांसेस हैं। जी ठीक है। सो इससे पहले कि हम ज़रा सिंध के बारे में अट्रैक्ट होकर आपसे बात करें कि कौन कौन से इलाके होंगे जहां बारिशें होंगी, अगर आप हमें थोड़ा सा और डिटेल में ब्रीफली अगर हमें अपर एरियाज़ के बारे में बता सकें। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास करके सूरत हाल है, ऑलरेडी इन बारिशों ने इतना ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग को एक्टिवेट कर दिया कि मज़ीद बारिशें अब ऑब्वियसली ख़तरात की तरफ ही हमें लेकर जाती हैं, खदशात ही पैदा होते हैं। तो क्या सिचुएशन 29 तक बन सकती है बारिशों की? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो अगला स्पेल आएगा अगेन, जो जिस तरह ये हवा का एक कम दबाव पहले आया था जिसने राजस्थान के इलाके में और सिंध के इलाकों में उसने बारिश की, अब वो डिसिपेट हो गया ऑलमोस्ट। और पीछे एक हवा का कम दबाव जो है वो असम के इलाके और जो इंडिया के मशरकी इलाके हैं वहाँ पर मौजूद है। और अगले 2 रोज़ तक वो आगे मज़ीद आएगा। जब वो आगे आएगा तो ये सबसे पहले बारिश करेगा बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के इलाकों में सबसे पहले करेगा, शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में करेगा। और इसके अलावा जो खिता पुटफार के इलाके होंगे और इधर भी जो है ना वो बारिश हो जाएगी। इससे जो नमी आएगी वो हमारे पास आएगी। ये बजाते खुद जो है ना हवा का कम दबाव जो है ना आगे मूव नहीं करेगा, ये नमी आएगी जिससे जो है ना हमारे इलाकों में बारिश होगी। ये जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, इसमें दीर, स्वात, कोहस्तान के इलाके, कोरम के इलाके, इसके अलावा स्वाबी, मर्दान, ये इलाके होंगे। चित्राल के इलाकों में भी बारिश है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी बारिश हो जाएगी। और पूरा जो कश्मीर का इलाके होंगे जिसमें मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और आप कोटली, यहाँ तक जो है ना ये बारिश होगी। इसके अलावा जो हमारे खिता पठवार के इलाके, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बाशमूल, यहाँ पर भी बारिश है। इसके अलावा जो भलाई पंजाब के इलाके होंगे, अब्बास बस्ती पंजाब के इलाके, यहाँ पर भी बारिश है। और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान जो स्पेल अगला जो आएगा उसमें जो है शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों में भी बाज़ जगहों पर मूसलाधार बारिश होगी। और आप हमें बारिशों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आप शुक्रिया। तो ये है सिचुएशन बारिशों की। बस एक इंतबाह कि जो भी अफराद ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे रिवर बेड्स हैं ऑल, वो अपना ख्याल ज़रूर रखें। सयाहों के लिए भी इंतबाह, एडवाइजरी देख के सफ़र करें। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। फाइनली हम क्रिकेट पे बात करेंगे और वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि पहला टेस्ट मैच शुरू हुए 2 दिन तो हो चुके हैं, तीसरा दिन होगा। पाकिस्तान ने अब तक पाकिस्तान इज़ लाइक आई रेट इट 60-40, क्योंकि पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ को आपने एक अच्छे उससे पहले आउट कर सकते थे लेकिन नहीं किया। बट वेस्ट इंडीज़ मैनेज टू स्कोर 311 और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आई और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर क्योंकि दोबारा से कैप्टनसी के रोल में आ रहे हैं तो उनका एक अच्छा किरदार होना चाहिए। पाकिस्तान वुड हैव लव्ड कि वो 2 विकेटें उनकी गिरती, लेकिन दिन के बिल्कुल आखिर में जाके बाबर आजम स्कॉट बेहिंड हो गए। सारी मिला के बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, और बहुत शुक्र के लिए। तो जैसा मैं कह रहा था उसी चीज़ को मैं सवाल बना के आपकी दाने में थ्रो करता हूँ कि पाकिस्तान वुड हैव लव्ड द सिचुएशन अगर 199 पे 2 होते, बाबर क्रीज पे मौजूद होते और आज हम आगाज़ करते, क्योंकि रन रेट तो बहुत हेल्थी है पाकिस्तान का। 112 सिर्फ रह गया डेफिसिट। थोड़ा सा बाबर की भी आपने बात की मुझे कल खुद भी थोड़ा फील हो रहा था, क्योंकि कप्तानी उनको मिली। आपको पता है बात हो रही थी कि बड़ा तगड़ा कप्तान बन के वापस आएंगे, क्योंकि जिस पेस से वो गुजरे हैं। फिर उनके अंडर बेल्ट आपको पता है एक चैंपियनशिप भी PSL की, तो एज कम्पेयर टू शान मसूद थोड़ा सा तगड़ा आपको नजर आएंगे। लेकिन जो सर्वाइव अपना उन्होंने कल जो ट्रिकी पीरियड था उनका, उस पर थोड़ा अच्छा उन्होंने शॉट्स भी अच्छी खेली हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप बात करें कंटिन्यूटी टूवर्ड्स द इनिंग्स अपना, वहां पर वो ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए हैं। खास करके कुछ सेशन के अंदर मुझे लगा कि उनका कंट्रोल काफी था बाबर आजम का, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़े हैं वहां पर थोड़ी सी मुश्किलात हुई। तो वही चीज जो बाबर आजम की आपको पिछले मैं कहता हूं कि नजर आती थी अपना टेन्योर के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो आपको कल भी नजर है। लेकिन वैरस कप्तानी की खास करके बात करें, खास करके जो कल जो एक पीरियड था वहां पर जब पाकिस्तान ने कम बैक किया, डेजी मोहम्मद अली की बात करें, बड़ी जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस उनकी आपको नजर आई कि एक्सीलेंट वन। मैं कह सकता हूं कि 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उनके पास निप भी अच्छा मिल रहा था। थोड़ा सा अगर बॉलिंग यूनिट पे आप आए तो शायद आप दोनों इस चीज से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्ती सारा कुछ है, लेकिन आपके पास जो एक टेर वे क्विक का एक अल्फाज हम यूज करते हैं, वो कल भी कमी आपको महसूस हो रही थी। इसलिए वार्म अप मैच के अंदर जब हम क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कुछ चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हैं, तो उबैद शाह को आप इंक्लूड करते हैं तो शायद आपके पास एक बेटर एज यहाँ पर होता है। लेकिन यही पाकिस्तान का एक बॉलिंग ऑप्शन मौजूद था जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त अपना तगड़े कमबैक किया था। अब देखने वाली बात है कि आप किस तरीके से यहाँ पर लीड लेते हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक हिस्ट्री रही है वो तीसरे चौथी इनिंग्स के अंदर स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान यहाँ पर तगड़ी लीड लेने में कामयाब हो। इज़ इट अ गुड थिंग? मतलब ऑब्वियसली ये बहुत अर्ली है बाबर आजम की कप्तानी को जज करने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि जब शान मसूद को कप्तानी से हटाए जाने की बात की जा रही थी तो हम सभी वरिड थे कि आप किसको कप्तान बनाएंगे, जिसको भी बनाएंगे वो अंडर द प्रेशर है और हमें कोई शाइन आउट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बट रिगार्डलेस, क्या शान के लिए अच्छा हो गया है कि ही इज़ आउट ऑफ द कैप्टनशिप? बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ द कैप्टनसी। देखिए 2 चीजें हैं। आई नो कल से डिबेट है शान वर्सेस बाबर आजम की, लेकिन जब बाबर आजम कप्तान, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, चलें जब वो बने कप्तान तो उससे पहले सबने कहा कि पेशावर ज़ल्मी को जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, लेकिन लोग शायद 2 मुख्तलिफ चीजें हैं कि जब आप लीग क्रिकेट की बात करते हैं उसमें कप्तानी करना और उसमें ऐसा कैप्टन अपने आप को ज्यादा वाइब्रेंट रखना डिफरेंट एज कम्पेयर टू जब इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। क्योंकि मुझे अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो क्योंकि मैनेजमेंट के साथ, अजहर भाई के साथ मैं खुद भी उसको शो कर रहा था जब PSL स्टार्ट होने वाला था, तो एक बड़ी चीज क्लियर थी कि बाबर आजम को यह बताया गया था कि आप कप्तान हैं, आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, बैक एंड के ऊपर आपके पास पूरी सपोर्ट मैनेजमेंट की मौजूद है। यहाँ पर ठीक है, अच्छी बात है कि मिसबा उल हक मौजूद है, उनको फिर वही सपोर्ट आपको नजर आ रही है। लेकिन जब शान मसूद की बात करते हैं ऐसा कप्तान, उस टाइम इतनी चॉप्स एंड चेंजेस पाकिस्तान टीम के अंदर हो रही थी, कोचेस को लेके हो जाए, प्लेयर्स को लेके हो जाए, इंस्टेबिलिटी आपको नजर आई, तो वो डेफिनेटली कप्तान के ऊपर भी वो चीज आप कहीं ना कहीं वो असर आपको नजर आती है, वो नजर भी आ रही थी। लेकिन कल अभी हम अपने ऑफेयर भी मैं साथ हमारे लड़के ही बात कर रहे थे कि शायद कप्तानी का थोड़ा बहुत जो एक प्रेशर उनसे निकला है तो आपको वो बेहतर नजर आए हैं कल। जिस तरीके से कंपोज उनकी इनिंग्स थी, एग्रेसिव इनिंग्स थी कल। टेस्ट क्रिकेट लग नहीं रहा था जब स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है जो मोड ऑफ गेम के अंदर पाकिस्तान कैरी कर रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड के अंदर आपको नजर आए। लेकिन एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा, इमामुल हक है। इमाम पे बहुत लोगों ने तनकीद की, आपको पता उन पे एडेड प्रेशर भी था। अब्दुल्ला फाजिल की बात करें उनका, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अनफॉर्चुनेट वो इंजर्ड हो गया। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि जो आपका सीनियर प्लेयर होता है जिसने परफॉर्म किया, उसको भी कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में रखते हो, उसको भी आप एक क्लियर कम्युनिकेट करते हो। इमाम शायद ऐसा प्लेयर था जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टीम भी भूलने लग पड़ी थी, लेकिन कल जो उसने इनिंग्स खेली है, जो ग्राफ्ट किया उसने शान के साथ,
बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी पाकिस्तान को जिस पोजीशन में इस वक्त लेके आए, और लेकिन वो फिर मैंने कहा कि और वैसे विकेट जो है ना वो कोई इतना सीधा विकेट भी नहीं था। मैं आपने जो बॉलिंग की बात की, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू दैट। मैं अभी देख रहा हूँ एवरेज पेस कल पाकिस्तानी तीनों बॉलर्स पेसर्स का वो 125 है, ठीक है सर। और वेस्ट इंडीज़ के आप सील्स देख लें या फिर कीमार रोज देख लें या जोसेफ देख लें, दे आर क्लॉकिंग 135 ऑन एवरेज। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम पेस एरा से निकल गए हैं या अपने जहनों को हम निकाल दें, क्योंकि नहीं आ रहा ना पेसर हमारे पास। और उसमें आप ये देखिए मोहम्मद अब्बास करंट जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, ही इज़ द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर यार, 891 विकेटें। मतलब पेस मुझे भी बहुत फैसिनेट करता है, लेकिन क्या वो वक्त आ गया है कि हम रादर देन गोइंग फॉर पेस हम ये देखें कि ग्लेन मैकग्राथ से लेके शॉन पॉलक तक इनका कितना पेस था, इन्होंने कितनी विकेटें ली हैं, और हमें फिर उसी तरीके से चलना चाहिए। वो एक अलग केस है, हाँ। बट लेट्स इंक्लूड बुमराह Yes. इन इट एज वेल। मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली जब आपके पास लाइन लेंथ है, आपके पास एक अपना वो जो हिट द एरियाज की बात करते हैं, आपके पास गुड लेंथ का एक फास्ट बॉलर है जो कि कंटिन्यूटी उस चीज से करता है, तो एक अच्छी बात है। आपको लगता है कि यार वो क्वेश्चन फिल हो रहा है। अब्बास ने इससे पहले भी, आपको याद हो, जब आखिरी टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान से, जब वो ड्रॉप हुए थे, मैं तब की बात करूं, तो वेस्ट इंडीज में ही वो खेल रहे थे और इन डेड विकेट्स के ऊपर भी अब्बास को आप थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बैट्समैन को खेलते हुए। कल अब्बास ने भी शायद एक अपना इंटरव्यू के अंदर यही बात की है कि आईसीसी को हमें ज्यादा टेस्ट मैचेस देने चाहिए ताकि हमारा जो रिदम है वो बरकरार रहे। यहाँ पर टेरेवे क्विक की आपने बात की, देखें टेरेवे क्विक इसलिए भी ज्यादा यूज टू आपको चाहिए क्योंकि जब आप रिवर्स स्विंग की बात करते हैं तो जब तक आपके पास एक्सट्रीम पेस नहीं होगी आप बॉल को रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते। But आपको अली ने टेरेवे किया ना। क्विक नाम की वो चीज चाहिए। ओवैस भाई, मोहम्मद जी, जी। अली ने जिस तरह कल किए बॉलिंग, ही वाज आल्सो नॉट क्लॉकिंग इनटू 140s ना, बट स्टिल ही वेंट फॉर विकेट्स, 4 अली विकेटें। अली अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर डेजी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता रहा था इससे पहले कि उनकी फिटनेस का भी इशू था, पेस इतनी ज्यादा थी कोई नहीं। अभी भी उन्होंने 134 135 की पेस से की, लेकिन उनको निप बहुत अच्छा मिला ना, बैट्समैन को बहुत ज्यादा तंग करके रखा है, जो बहुत उनको मूवमेंट मिलती रही है विकेट से, और खास करके बॉल टू बॉल को, क्योंकि उन्होंने तंग करके रखा है बैट्समैन को। लेकिन मैंने कहा ना, टेरअवे क्विक एक पाकिस्तान की जानी मानी चीज थी। अनफॉर्चुनेट है कि टेरअवे क्विक नाम की चीज अब खत्म हो चुकी हुई है पाकिस्तान से, जिसपे मैं कहता हूँ कि काम करने की जरूरत है, खास करके जब लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन भी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा उसके अंदर पैसे लेके आए, लेकिन जब तक आप वो टेरअवे क्विक वाले जो एक कैंप्स लगते थे, फास्ट बॉलिंग टॉल फास्ट बॉलिंग कैंप्स जो डिफरेंट सिटीज के अंदर लगते थे, अब शायद मुझे फील होता है कि शायद अब सच में फील होता है कि आपको जरूरत है उन चीजों की। बाकी वेस्ट इंडीज का मैं एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा, शाय होप की, क्योंकि विराट कोहली के पास शाय होप है जिनकी सबसे ज्यादा इस वक्त अगर आप देखें तो उनका स्कोर आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर नजर आता है कैलेंडर ईयर के अंदर, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के, खास करके जब मिडिल ऑर्डर की आप बात करें जहां पर बड़ी जरूरत थी पार्टनरशिप की, और अपना हॉज के साथ उन्होंने बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप ऑब्वियसली वक्त की कमी है, बट हम ज़रूर इस पे आगे, क्योंकि टेस्ट मैच अभी 3 दिन मजीद बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बिल्कुल पाकिस्तान ना ये चाहिए कि 199 112 रन रह गए, बड़ी लीड ले ताकि पाकिस्तान को लास्ट बैट ना करना पड़े, क्योंकि विकेट थोड़ी डाइसी है। ऑलराइट, पाकिस्तान स्टेज ऑन द विकेट। विद दैट वी टेकिंग अ ब्रेक, स्टे विद अस। आप देख रहे दुनिया बोल है, और अब हम बात करने जा रहे हैं सियासी नाश्ते की, और उसमें आज काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। सिंध के शहरी मसाइल एक बार फिर सियासत का मरकज़ बन गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी के खिलाफ अवामी एहतजाज तहरीक का सिलसिला जारी है। इतवार को शाह फैसल कॉलोनी की ईदगाह ग्राउंड में बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद हुआ, और एमक्यूएम पाकिस्तान कराची के शहरी मसाइल पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का भरपूर निशाना तो बनाती रही है, लेकिन अब हैदराबाद में भी पानी, सीवरेज, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एब्सोल्युटली, तो बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं पीपल्स पार्टी पर, खास करके मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो स्पीच है वो बड़ी आजकल इन द डिस्कशन है, तो उसके कुछ पार्ट्स आपको सुनाते हैं व्हाट एक्चुअली ही सेड और कैसे उन्होंने तनकीद की, फिर विल कंटिन्यू द डिस्कशन। फैसला है आया कि ये निजाम चलेगा जो मुझे मार रहा है, मेरी नस्ल कुशी कर रहा है, या फिर इस निजाम को उखाड़ कर फेंकना है। इस पाकिस्तान के आईन को अगर वो मुझे तहफ्फुज नहीं दे पा रहा, इस आईन में वो तमाम शिके डलवानी है जो मेरे गरीब को तहफ्फुज दे सके, जो मेरे गरीब को रोटी दे सके, जो मेरे घर में पानी दे सके, जो मेरा इख्तियार
मेरी दहलीज पर दे सके। हमें ये फैसला करना है। तो चलिए, एक चीज़ तो हुई कि जब पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने की बात आई तो मुस्तफ़ा कमाल हो या कोई और पार्टी रहनुमा हो, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र तो आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। सुखदेव इस्तिग़दास हिमदानी, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुखदेव साहब, तमाम तर जो ख़राबियों का मंबा है वो MQM ने पीपल्स पार्टी को ठहराया है। जो उनके सबसे बड़ी बैकिंग है वो ये कि आप लोग 2 दहाइयों से हैं। 2 दहाइयों में कराची तो क्या, अब हैदराबाद का भी उन्होंने आप पे डाला है। सबसे पहले तो कैसे इस पे रिएक्ट करेंगे ये बताइए। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। 2 दहाइयों से अगर वो हमें कह रहे हैं तो 3 दहाइयों से MQM भी है। बेसिकली अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी या इसका आप टाइमलाइन उठाते तो देख लें, MQM जिसके मार्केट में खिलौने मिलते हैं, आप इसको चाबी देते हैं, वो खिलौना बेचना शुरू हो जाता है। आज 27 जुलाई है, कश्मीर की इलेक्शन है। नून लीग को जब टफ टाइम वहाँ पे मिला, उन्होंने अपनी पगारें हलाल करनी थी, इनको उन्होंने जो है लॉन्च कर दिया, जाए आप करें। यही सिमिलर पैटर्न जब JB के इलेक्शन हो रहे थे लास्ट मंथ, आपने देखा वहाँ पे यही नारे लगा के कराची चाहिए या लाहौर चाहिए। उसी तरह सुन में इनको दोबारा लॉन्च कर दिया गया। यही चीजें करते आ रहे हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं कि 18 साल से, तो भाई 13 साल से 14 साल से PTI भी जो है उनका में नून लीग अपार्ट फ्रॉम 2 इयर्स जो उनको वहाँ पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी, नून लीग जो है कंटिन्यूसली फेडरल में भी रही है 2013 से 18 तक, फिर 2022 से अभी कंटिन्यूसली पंजाब में भी रही है। वहाँ पे आप तनकीद नहीं करते, आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप कहते हैं आपका मंशूर लोकल गवर्नमेंट है, आप लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लेते। जिस नून लीग के आप वफाक में एलाय हैं, उनके पंजाब में लोकल गवर्नमेंट नहीं, आप वहाँ पे बात नहीं करते, आप सिर्फ सिंध की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है रेंट सीकिंग की सियासत कर रहे हैं। आपको रखा इसलिए किया है, मैंडेट इसलिए दिलाया गया कि जब भी पीपल्स पार्टी को जो है डाइवर्ट करना हो, उनको एक और उनके लिए फ्रंट खोलना हो, उनका अटेंशन डाइवर्ट करना हो, इनको मैदान में लॉन्च कर लेते हैं। इनके तो अपने घर में यूनिटी नहीं है। आपने एक वो बात की मुस्तफा कमाल साहब के जलसे की, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी के जलसे की बात भी आप कर लेते, जो हैदराबाद में उन्होंने किया, तो वहां पे उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब के लिए क्या अल्फाज बोले। इनके तो अपने घर में जो है यूनिटी नहीं है। तो ये एक सियासी सारा शोर शराबा है। इसीलिए आप देखिए ना, पहले इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि MQM हिमायत करती है नून लीग की आजाद कश्मीर में। मुझे पता है MQM के कितने वोट हैं आजाद कश्मीर में, 0। उसके नेक्स्ट डे राना सनाउल्लाह साहब ने एक लाइन बोल दी, फिर इनको पीठ ठपका दी कि आप जाएं, अब ये सेम जो है ना अपराध वही मुस्तफा कमाल जो है रिपीट करना शुरू हो गए। आज 27 जुलाई है और कल उन्होंने 26 जुलाई को जो है ये जलसा कर लिया, वहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी से करा दिया। तो इट्स वेरी ओपन एंड क्लियर कि इनकी जो किराए की सियासत, हम बार बार कहते हैं कि ठीक है, जो भी इनके हैंडल मास्टर दैट बी, वो उनको मैंडेट मैनेज तो करके दे देते हैं, बट ना ओपनली पे आप ना करें कि आप जमहूरियत का इतना मतलब ओपनली मजाक उड़ाएं और आवाम के जो है जख्मों को इस तरह से नमक छेड़े। मुझे आप बताएं, 30 साल से माजी में MQM कौन से ईयर में गवर्नमेंट में नहीं रही? 2008 से 13 तक जो 18 साल कह रहे हैं, उसमें तो ये हमारे पार्टनर थे हुकूमत के, सिंध हुकूमत में भी थे, वफाकी हुकूमत में थे, 2021 तक मेयरशिप भी इनके पास थी। अच्छा, एक तो सुखदेव साहब, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर रहा है, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर रहा है, MQM उसका बहुत क्रेडिट लेती है कि उस दौर में अंडरपासेस बने हैं, उस दौर में सड़कें बनी हैं, उस दौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुआ है। एक तो ये बिसाइड, इसके अलावा वसीम अख्तर साहब भी बहुत क्रेडिट लेते हैं कि ये एम्प्रेस मार्केट हो गई, इंक्रोचमेंट हो गई, उसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। तो ये 2 चीज़ें तो हैं जिसको वो क्रेडिट के तौर पर जिक्र करते हैं। लेकिन ये जो जलसा था, इसमें अलग से दोबारा से सूबे की बात की गई है कि भाई आपसे सिंध से नई मामलात संभल रहे हैं, हमें दीजिए कंट्रोल, सम पार्ट ऑफ इट हमें दे दीजिए और हम आपको बताते हैं कि मसाइल कैसे हल होते हैं। देखें, कल जो इन्होंने सूबे की सेपरेशन की बात की, उसमें अगर आप देखें ओपनली इन्होंने एक लसानी रंग दोबारा देने की कोशिश की। वही जो अपना ये उर्दू स्प्रिंग कार्ड खींचते, जो गलत बात है, जो सियासत में नहीं होना चाहिए, उससे नफरतें बढ़ती हैं। आप कहते हैं मुस्तफा कमाल जो क्रेडिट लेते हैं, उस वक्त एक आमिर की पहले इनके पास सपोर्ट थी, मुशर्रफ साहब जो बैठे थे उन्होंने इनको ऑल आउट सपोर्ट दी, वफाक भी फंडिंग लगा रहा था, सूबाई गवर्नमेंट से भी इनको फंडिंग मिल रही थी, मेयरशिप से भी 10 अंडरपास बना लिए, कराची में पहली बार अंडरपास बन रहे थे, उनके पास रेड आ गया। उसके बाद हमने उनसे 3 गुना ज्यादा अंडरपास बनाए, पर अनफॉर्चुनेटली हमें मीडिया वो जो है चीज का क्रेडिट नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात देखिए ना, ये सेपरेट सूबे की बात कर रहे हैं, सेपरेट सूबे के लिए आपका आइन क्या कहता है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई भी असेंबली जो है रेजोल्यूशन पास करेंगे, सूबा अलग बन जाएगा। पंजाब ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ, क्यों मुस्तफा कमाल साहब नहीं कहते कि पंजाब असेंबली ने
रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, सेपरेट कर लें साउथ पंजाब को, वहाँ पे क्यों खामोश है? ये सेलेक्टिव आप कह लें ना कि एक डिमांड सिर्फ सिंध के लिए, जहाँ पे आप ले आए 2/3 मेजोरिटी। अगर आपको लगता है कि आवाम आपको इतना मैंडेट देगी, आपको 2/3 मेजोरिटी दे दी, आप ले आए सुबह कर लें। अगर आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो आप कोई क्लेम भी ना करें। तो आप पहले पंजाब की बात कर लें। वहाँ पे पंजाब आप देखें ना, आपके मुल्क की आधी आबादी 12 करोड़ पंजाब में, वहाँ का सूबा ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास कर चुका है। एनएफसी से जो आपके पैसे आते हैं सूबों के शेयर के, उसका आधा शेयर पंजाब में चला जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे इश्यूज पंजाब में नहीं दिख रहे, रेजोल्यूशन जो पास किया पंजाब असेंबली वहाँ पे नहीं दिख रहे, आपको कराची दिख रहा है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जब मार्केट में खिलौनों को चाबी दी जाती है, इनको अपनी पगारें, अपनी वजारतें हलाल करनी है। अच्छा, वो हलाल कर रहे हैं, इनको जब भी चाबी आती है ये ओपनली बोलना शुरू कर दो। सुखदेव साहब, आपने अपनी भी चीज़ें बताई और ये आपका बिल्कुल हक है एज अ सियासी जमात कि जो पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं उसको भी फ्लैक्स किया जाए। लेकिन ये नए सूबे की बात, आईनी तरमीम की बात, ये उस वक्त हो ही ना जब कराची के मसाइल हल हो जाएं। आपके पास मैंडेट भी है, आपके पास पार भी है, मेयर भी आपका है, वाटर बोर्ड भी आपका है, यू गॉट एवरीथिंग। अब उस सारे मामले में आपने शिकवा भी किया, तो मैं जवाबी शिकवा भी इस पर कर देता हूँ आपकी इजाज़त से। आपने जो भी शिकवा किया है उस पर तनकीद का हक हमारा इसलिए भी है क्योंकि हमें पता है कि कहाँ मसाइल हैं और कहाँ नहीं, और हमसे ज़्यादा तो आपको पता है बिकॉज यू पीपल आर ऑन द फील्ड। K4 मंसूबा हो जाए, आप हल कर दें आज और ये बोले ये पड़ी तुम्हारी लसानी सियासत, जाओ हमने काम करके दिखा दिया। अब K4 से सिंधी, उर्दू, पठान सबको पानी मिलेगा। आप BRT हो जाए मुकम्मल, फिर आप बोलें ये पड़ी तुम्हारी लसानी सियासत, इस BRT पे सिंधी, पठान, मादिर, बलोच सब सफ़र करेंगे। सुखदेव साहब, नहीं हो रहा ना, और बहुत अरसे से नहीं हो रहा है, सो प्लीज गो ऑन। बड़ी प्यारी आपने लाइन बोली कि ये पड़ी आपकी लसानी सियासत, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कराची का मेयर भी जो है वो उर्दू स्पीकिंग है। आज हमारे सिंध काबीना में भी उर्दू स्पीकिंग, लसानी सियासत से हम बहुत आगे आ गए। प्रोग्रेसिव जमात, हम इन छोटी चीजों में जाते नहीं। आप रियलिस्टिकली देखें, कराची जो हैंड ओवर हुआ है पीपल्स पार्टी को या सिंध गवर्नमेंट को, वो हुआ 2023 की इलेक्शन में। 2021 तक MQM के हाथ में था, इनके अपने मेयर बैठे हुए थे वसीम अख्तर साहब। 2022 एडमिनिस्ट्रेटिव दौर था, जो हमें अभी समझे हम असरे नो बुनियादी डाल रहे हैं। जो इश्यूज आ रहे हैं हम डे बाई डे हल भी कर रहे हैं। हमें ये जब शेयर मिला, आप कह रहे हैं 70% शेयर तो आपका ऑलरेडी फेडरल कंट्रोल में, ये 30-40% रिमेनिंग जो हमें हैंड ओवर होकर मिला, ये 2023 3 साल पहले मिला। आप कह लें 30 साल का बिगाड़ आप 3 साल में पूरा कर ले, तो हमारे साथ भी थोड़ी नाजायजी। मैं नहीं डिनाई कर रहा कि इशूज नहीं, बहुत इशूज है। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, वफाक में बैठे हैं, कराची को डेली जरूरत है 1200 मिलियन गैलन पर डे, कराची को 500-600 मिलियन गैलन पर डे भी नहीं मिलता। इस पे आप बात करें। अभी वफाकी बजट 30 दिन पहले, 27 दिन पहले गुजरा, इनकी क्या डिमांड थी? MQM गवर्नरशिप से आप पानी की बात करते, कराची के लिए पैकेज की बात करते, कराची के लिए डेवलपमेंट की बात करते, K4 के लिए एलोकेशन जो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, जिससे हमने लड़ाई भी की, बाइकआउट भी किया। MQM कहाँ थी? क्यों नहीं बात की MQM ने नेशनल असेंबली में K4 पे एलोकेशन दें? ये इश्यूज हम इनको भी कहते हैं, अगर आप सिंध से हैं, कराची से मैंडेट लें, हमारा साथ दें। कराची से एक एक्सट्रैक्शन मॉडल 1947 से बनाया हुआ है, वफाकी हुकूमतें यहाँ से आती हैं, पोर्ट हमारा यहाँ पे है, सारे पैसे ले जाती हैं, फिर उसके रिटर्न में एक हिस्सा हमें देती हैं, फिर जताती कि हमने आपको पैसे, भाई हमारे टैक्सेस हैं जो आप हमसे आप ले रहे हैं। आप देखें ना, कराची की सड़कों के अगर आप हाल करते हैं, पूरे मुल्क का ट्रैफिक, पंजाब का, KP का, बलूचिस्तान का, आजाद कश्मीर का, इस्लामाबाद का, कराची आता है पोर्ट की वजह से, हैवी ट्रैफिक, ट्रॉलर्स। जब वो उस रोड की कैपेसिटी नहीं होगी कि पूरे मुल्क के ट्रैफिक को मैनेज करे, जब तक आप उसको उस तरह से फंड्स नहीं देंगे, तो रोड आप कितनी बनाएंगे, फूटेंगे। इसीलिए बार बार हम कहते हैं हमारा साथ दें। फेडरल गवर्नमेंट से सिर्फ आप ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं करें। वफाकी वजारतें अभी भी है ना इनके पास, हेल्थ की है, एजुकेशन की है, कौन सा एजुकेशन सिटी बना दिया इन्होंने, कौन सा हेल्थ का काम कर दे बता दे। हेल्थ में अभी भी आपको सिंध गवर्नमेंट का बोलेंगे, हम आपको 1000 चीजें गिना देंगे। एजुकेशन में हम आपको बता देंगे, हम अपनी चीजें इनके वफाकी वजह से इन्होंने क्या किया। पर ये कहना कि आपने जो दो बड़े हेड्स की बात की ना, हेल्थ और एजुकेशन, मैं चाहूँगा उस पर बात करना, बट आई वुड आस्क सादिया टू कंटिन्यू विद द थिंग, बिकॉज वलीका में जो सिचुएशन है ना, इट्स नॉट गुड। सादिया प्लीज। मैं एक्चुअली उसी तरफ आने लगी थी। कुछ चीज़ें फेडरली हमें भी अंदाज़ा है कि यू नो पीपल्स पार्टी के हैंड टाइड हैं, और आपसे आने वाली, जिस तरह आपके हाथ बंधे हुए, इससे आने वाली पहले भी, चाहे फिर वो MQM की हुकूमत हो, सो वन, सबके हाथ बंधे हुए थे वहाँ पर। लेकिन असल में सुखदेव साहब, मसला पता है क्या है? जो चीज़ें हमें लगता है कि इस वक्त हुकूमत के हाथ में, रिगार्डलेस पीपल्स पार्टी की ना भी होती, किसी और की होती, तो हम उससे भी यही बात कर रहे होते,
वो चीज़ें भी कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कराची शहर का जो सबब है वो कराची शहर बनता चला जा रहा है, वो फैलता चला जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जो हेल्थ के मसाइल हैं, आज ही हम अपने प्रोग्राम में खुनाक के मामला के ऊपर भी बात कर रहे होंगे। हम इससे पहले HIV के बारे में बात कर चुके हैं, उससे पहले हेपेटाइटिस के बारे में बात कर चुके हैं। ये मुझे लगता है पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह से गुस्सा हमें बिलावल भुट्टो साहब का नज़र आना चाहिए था, जिस तरह से उन्हें तैश में आना चाहिए था कि मेरे सूबे के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और पीपल्स पार्टी क्यों अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि मॉनिटर क्यों नहीं हो पाए वो सारे बच्चे। रोज 2 बच्चे आपको निकल के आते हैं जिनका टेस्ट होता है, अभी तक मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पाई। सो क्वेश्चन इज कि इन मामलात के ऊपर क्यों एड्रेसिंग नहीं होती, क्यों पूछा नहीं जाता, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। बड़ा अच्छा आपने हुआ कि जिक्र किया ये पेट्रियाटिक HIV बच्चों में जो HIV तो पाकिस्तान में काफी केसेस है, पेट्रियाटिक HIV का जो इशू चला है सिंध में 2019 में सबसे बड़ा एक वाकया हुआ था तोदेरो में, फिर पंजाब में हुआ लास्ट ईयर 335 बच्चे तौसा में पंजाब में हुए HIV के। अभी कराची की वली का विसिनिटी से हम बार बार बताते हैं, लास्ट ईयर जब हमें ये एक फ्लैग आ गया कि यहाँ पे HIV इस तरह से फैल रहा है, हमने वहाँ पे 12,000 लोगों की बच्चों की जबकि स्क्रीनिंग की, वहाँ से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। हम जबकि स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं, ये इशू है, ये एपिडेमिक है, पूरे पाकिस्तान में है, सिंध में भी, कराची में आपको हमेशा हर बीमारी का, हर इशू का रेशो इसलिए ज्यादा दिखेगा कि कराची की आबादी आपके मुल्क की तकरीबन 15% एक शहर में है, तो नेचुरली रेशो ज्यादा निकलेगा। बहुत इश्यूज होते हैं पेट्रियाटिक तो फिर पंजाब में बहुत ज्यादा सुखदेव साहब निकलना चाहिए था। आपने अभी बोला कि आधी आबादी पंजाब में बसती है, राइट, बट वो खबरें आना बंद हो गई ना। 335 बच्चे तौसा नहीं, लास्ट ईयर 335 बच्चे तौसा से निकले। मैं पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं हमारे माशरे की प्रैक्टिसेस को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सियासत कर सकता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकता हूँ, बट हमारे माशरे में सियासत है, सर्कमसिशन होती है, सुन्नत इब्राहिमी बच्चों को आप कहते हैं, उसमें ब्लेड्स यूज होते हैं, बच्चों के आप बाल मुंडवाते हैं उसमें ब्लेड्स यूज होते हैं, ये अत्याई डॉक्टर्स के वो होते हैं, इन चीजों को कहते हैं। लेकिन ये सरकारी अस्पताल वलीका से सिरिंजेस के मामलात हैं, सो इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। सारे वलीका की नहीं है, नो मैडम, आई हैव द इंक्वायरी रिपोर्ट, ये सारे वलीका की नहीं है। लास्ट ईयर 2025 में अक्टूबर में जब हमारे पास तकरीबन 16 केसेस आए थे, हमने 12,000 के तकरीबन लोगों की स्क्रीनिंग की, वलीका में अपना हमने सेंटर कायम किया जहाँ पे उनको हमने रजिस्टर किया। यहाँ पे शेरशाह, पठान कॉलोनी और दूसरे जो इलाके हैं, यहाँ पे इन लोगों की आबादियों में स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, वहां से हमने जाके आइडेंटिफाई की कि ये यहाँ पे एपिडेमिक फैला हुआ है, तो उनको हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनके लिए हम उनका इलाज भी करवा रहे हैं। आई होप कि इसको पूरे मुल्क में और मजीद कंट्रोल किया जाए। सुखदेव साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी आपको जहमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये मामला जो है वो अब MQM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर उठ रहा है, फिर नए सूबों की बाज़गश्त, लेकिन आम आदमी अभी भी वहीं पे मौजूद है और खड़ा हुआ है कराची को, और कह रहा है कि मेरी सड़कें, मेरा पानी, मेरी गैस का क्या। वेल, इस पर हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। अब ज़रा इंटरनेशनल मामला देख लेते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन 2 हफ्तों की शदीद कशीदगी के बाद फ़िलहाल हमले रुके हुए, या फिर ये कह लीजिए कि अमेरिका ने बमबारी नहीं की। अच्छा, अब इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान और कतर समेत 40 ममालिक के जरिए एक मरतबा फिर सिफारती राब्ते शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ईरानी जो ज़राए हैं उसके मुताबिक जब तक कि अमेरिका हमले नहीं करता, ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि ईरान को ये लगता है कि ये तमाम तर हमले जो किए जा रहे हैं ये इसराइल के कहने पे किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जब तक ये सहयूनी हमले जारी रहेंगे हम भी नहीं रुक सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात के दौरान हमलों ने सफारती अमल को नुकसान पहुँचाया, और जहाँ से ये सिलसिला टूटा था, जब हमले रुकेंगे वहीं से ये सिलसिला शुरू होगा। और इस सब में सबसे अहम चीज़ ये कि जो अब मैं सवाल बना के अपने अगले गेस्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपके पास लेके आना चाहूँगा। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ये बात अच्छी है कि बमबारी नहीं हो रही, लेकिन इसके पीछे ऐसा क्या है कि बमबारी नहीं हो रही? मतलब कि मैं नहीं चाहता कि हो, हम सब चाहते हैं कि ये रुक जाए, लेकिन एक आम तासुर इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है, और वो ये कि ट्रंप के पास मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं। ट्रंप कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। क्या सच्चाई है सर? जी, बहुत शुक्रिया सादिया फैसल, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कहा कुछ और जा रहा है, लेकिन इन रियलिटी कुछ और है। जो लास्ट बमबारी जहां पे सीज फायर हुआ था और 17 जून को जो एक MOU साइन हुआ था, उस वक्त जो असले की जो स्टॉक पाइल थी वो वाकई अलार्मिंग थी।
और ये सिर्फ स्टॉक पाइल ईरान के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये अमेरिका की ओवरऑल ग्लोबल डिटरेंस और एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल होता है जो स्टॉक पाइल होता है। खासतौर पर चीन बहुत इत्मीनान में था इस जंग पर, अगर मैं खुश नहीं लफ्ज़ यूज़ करना चाहता तो वो इसलिए वो चाहता था कि हर जो वेपन मिसाइल फायर हो रहा है ईरान के खिलाफ और जो एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स डिप्लीट हो रहे हैं, वो चीन को के खिलाफ जो ताइवान के मौजू पर एक डिटरेंस क्रिएट कर सकता था अमेरिका, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और जाहिर है ये विंडो ऑफ वनरेबिलिटी अमेरिका ने खुद खोली, किसी और मुल्क ने अमेरिका पर हमला नहीं किया था। बिल्कुल। तो बहुत सारे ममालिक खुश थे जो खास तौर पर जिनके लिए अमेरिका डिफरेंस बनता है, इंक्लूडिंग रूस और चीन, अब वो समझते थे कि ये एक ऐसी जंग है जिसके अंदर अमेरिका फंस गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इतनी क्विक विक्ट्री एक्सपेक्ट की थी कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑलमोस्ट 40 दिन तक उनको कंसिस्टेंट बमबारी करनी पड़ेगी। उससे भी ज़्यादा अमेरिका और उसके एलाइज और खासतौर पर मिडल ईस्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिडल ईस्ट में डाइवर्सिफाई हो जाएगी और उनको इतने ज़्यादा एयर डिफेंस वेपन्स जो इंटरसेप्टर्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। और हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं पहले भी कि यहाँ पर 25-30 हज़ार रुपए का एक ड्रोन था जो जाता था, या हंड्रेड्स ऑफ देम जाते थे, और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जो स्टॉक पाइल डिप्लीट होता था जो पैट्रियट की शक्ल में, एयर डिफेंस सिस्टम की शक्ल में, वो 4 मिलियन के करीब ऑलमोस्ट है। तो मैं तो ऑन द लाइटर नोट कहता रहा हूँ कि अगर मैं ईरानियन स्ट्रैटेजिस्ट होता तो मैं तो वो ड्रोन चाहूंगा ही नहीं कि ज़मीन पर गिरे, मैं चाहूंगा कि इंटरसेप्ट किए जाएं ताकि उनका जो डिप्लीट हो, जो ड्रोन ज़मीन पर गिरेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं है अगर एज अ स्ट्रैटेजिस्ट करेंगे। लेकिन एवरी वेपन के पीछे कई फायर हो रहे थे पैट्रियट, वो 3-3, 4-4 मिलियन डॉलर का एक था। वही अलार्म है, अभी भी वही है। और क्लोजिंग में मैं ये अर्ज करता चलूँ कि अमेरिकन ने शायद राउंड 2 के अंदर समझा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के जो इर्द गिर्द तमाम हैं, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने देखा कि एक सिस्टमैटिक ऑर्केस्ट्रेशन नजर आई बॉम्बिंग में, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के इर्द गिर्द जितने उनके पॉसिबल हाइड आउट्स थे उन पर कर रहे थे। जब वो भी इफेक्टिव नहीं हुए तो वो ब्रेक नहीं कर सके स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो मैं देख रहा हूँ अमन की तरफ है, और फैसल आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम सारे चाहेंगे कि डिप्लीट हो या अदरवाइज कम अज़ कम अमन आना चाहिए इस एरिया। राइट खालिद साहब, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये एक तरीक़ाकार है और जंगों में यूँ ही अपनाया जाता है। ऑब्वियसली ये एक बिल्कुल एक फैक्ट है कि अमेरिका के पास वेपनरी कम हो रही है, उनके पास अपने जो सिपाही हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके भी मामला चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये एक पैटर्न है, ये स्ट्रैटेजी है, जंगें इसी तरह से लड़ी जाती हैं। आप प्रेशर बिल्ड करते हैं, लोग मीडिएशन की बात करना शुरू करते हैं, दोनों तरफ फिर प्रेशर माउंट होता है और फिर रुक जाते हैं और फिर आप दोबारा से शुरू करते हैं। इज इट नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स? देखिए, बुनियादी तौर पर जंग लड़ी क्यों जाती है, बट वन लाइन में उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। जंग लड़ी ही इसलिए जाती है कि आप एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करते हैं दुश्मन पर, उसकी किसी तरीके से विल टू फाइट या उसका कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं और उसको नेगोशिएशन टेबल पर लाते हैं। ये तो होती ही बुनियादी तौर पर जो जंग है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है थ्रू मिलिट्री मीन्स। बेसिकली हमने जो जंग लड़ते हैं मुल्क, वो फौज डायरेक्ट तो नेगोशिएट बाद में नहीं करती, वो तो डिप्लोमेट्स बाद में करते हैं। उनको एडवांटेज हो नेगोशिएशन टेबल पर या डिसएडवांटेज। बुनियादी तौर पर ईरान ने जितनी रेजिस्टेंस दिखाई है, हर दफा उसने रीस्टैब्लिश किया एक न्यू फाउंड लीवरेज। खास तौर पर हमने नहीं किया, अमेरिका ने खुद ही ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ट्रॉफी बना दिया। अब ईरान कहता है वो ट्रॉफी मेरे पास है, अमेरिका चाहता है मैंने ले जानी है क्योंकि उनका इलेक्शन है, प्रेशर है, नेतन्याहू फैक्टर है, तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एस्केलेट टू डी एस्केलेट किया जाता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा डी एस्केलेट जब हो जाए तो मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। अब देखना ये पड़ता है कि किस नोट पर एंड हुआ है, आपको वो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ मिलती है। आपने मुज़ाकरात की बात कर ही दी है तो चलिए हम कर ही लेते हैं। इस सब के बीच में बमबारी, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, माइंस और धमकियाँ, धौस, मैं मिटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, इस सब के बीच में वो जो एक शमा है ना, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है, और वो है मुज़ाकरात। अच्छा, एक टाइम पे दोनों पार्टीज़ ने कह दिया भाई ख़त्म MOU, अब नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद दोबारा से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, और अभी ओवर द वीकेंड तो यहाँ तक मामलात रहे कि ईरान ने इस पर आमादगी दोबारा जाहिर की है। ट्रंप बशमूल रूबियो और सब कहते रहते हैं कि जी ठीक है, हम अब कर लेते हैं मुज़ाकरात, हमारे ये मुतालबात माने तो मुज़ाकरात हो जाते हैं। सो क्या फ्यूचर देखते हैं आप इस सारी बमबारी के बीच में भी अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें हैं अभी बैकडोर डिप्लोमेसी में? जी, आपकी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली हमने तो ये देखना होता है, जैसे मैंने लास्ट लफ्ज़ ये कहा था कि किस नोट पर ख़त्म हुई है। ईरान ने रीस्टैब्लिश किया, आपने नोट किया होगा, जब दोबारा एस्केलेशन हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा हम काउंटर ब्लॉकेड कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, तो वो असर उसका हुआ, लीवरेज बढ़ी। मेरा ख्याल है कोर्सिव लीवरेज अभी भी ईरान के पास है।
और ख़ास तौर पर जो पिछला सीज़ फायर हुआ था उसमें ट्रस्ट डेफिसिट उसके बाद जो हुआ, ख़ास तौर पर ओमान के कोस्ट को खोलने की कोशिश की गई मुकाबले में कि ईरान की तरफ से जहाज़ ना गुजरे, ईरान की तरफ से गुजरे, ईरान ने उसका निशाना बना दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आपने देखा उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया कि वो रख सकता है मिसाइल प्रोग्राम, और मार्को रूबियो ने कहा हम कोई नहीं रखने देंगे। तो ईरान को ये लगा कि मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप किया जा रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट हिजबुल्लाह पर इजराइल उस वक्त बमबारी खत्म नहीं कर रहा था। तो आई थिंक ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा है। मुज़ाकरा तो होने ही होने, अभी हो खुदा ना खास्ता और चंद दिन लड़ाई हो जाए। देखना ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कि मुज़ाकरात होंगे किस नोट पे। मेरा ख्याल है ईरान को एक फिर न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस मिल गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कि अमेरिका पूरा जोर लगाने के बावजूद नहीं खुलवा सका, वही वो लीवरेज में कन्वर्ट करेगा पॉसिबली फॉर क्या खालिद साहब वो इस लिवरेज को अपने टोल के लिए कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं? बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बोथ द पार्टीज के, ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन उस पर पैसे मिलते हैं ईरान को या नहीं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए मेरा भी मानना ये है जो पिछली दफा एमओयू साइन हुआ था वो ज्यादा प्रेगमेटिक ईरानियन लीडर्स थे जिन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़कर भी इतनी लीवरेज के बावजूद भी एग्रीमेंट किया था। दो चीजें बाद में हुई। मेरा ख्याल ये है कि अब उसके बाद जब अमेरिका ने वॉयलेट किया तो जो IRGC या हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने एक किस्म का कंट्रोल ले लिया कि हम अमेरिका को एक सबक सिखाएंगे। फिर एक एड एलिमेंट जरूर कर लें जो आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा हुआ, तो वो हार्डलाइनर्स की एक सपोर्ट थी इनडायरेक्टली, टेसिट अप्रूवल था कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया क्यों किया है। आपको याद होगा कुछ नारे भी लगे थे जो नेगोशिएशन थे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो स्पीकर के अगेंस्ट। उसका मतलब यही था, एक न्यू फाउंड लीवरेज उन हार्डलाइनर्स को मिल गया कि ये रिवेंज एलिमेंट जो जिसको रिटेलिएशन में शामिल हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने एस्केलेट किया। जो अभी आपने पैटर्न देखा जॉर्डन पर जो फायरिंग हुई थी, उनकी जो निशाना बनाया गया था, वो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन नहीं थी, वो वर्टिकल एस्केलेशन थी। हॉरिजॉन्टल वो थी जो पहले से ही वो कर रहे थे, वो कंटिन्यू करते, लेकिन उन्होंने अपनी रीच दिखाई। और आखिरी जुमला ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गलत साबित कर दिया कि इनकी मैंने सारा इनहेलेट कर दिया, ये तो कर ही नहीं सकेंगे। उन्होंने जॉर्डन को रीच करके दिखाया कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बाद इजराइल शुरू हो जाता है, हम वहां तक भी पहुंच सकते थे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज हुआ है कि मेरा ख्याल है वो शायद फोर्स से नहीं कर सकेंगे और वो ये नेगोशिएशन के लिए पॉज करना चाह रहे हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, एक दफ़ा फिर से आपसे बात करके और आपका एनालिसिस हासिल करके बहुत अच्छा लगा और आपको आइंदा अपने शो में भी दावत देते रहेंगे। तो अब देखना ये है कि ओवर द वीकेंड जो 3 दिन हमने देखा कि बमबारी नहीं हुई, उससे ब्रेंट खाम तेल में 5.77% तो कमी आई है। WTI में भी 5%। या सो क्या ये वाकई ही रिफ्लेक्ट होगी पाकिस्तान की आवाम के ऊपर? दुनिया भर में भी इसका जो एक इकोनॉमिक प्रेशर है वो भी कम होने जा रहा है या नहीं? और क्या वाकई जो 3 दिन की बमबारी रुकी है फैसल, क्या ये थोड़ा सा और मजीद रुकेगी, या अगर इसकी वजह से कोई और सूरत हाल बन रही है, विच हमें ऐसा लग रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस पे हमें नुकसान आप ये कहना चाह रही हैं कि जो 3 दिन की बमबारी रुकी है इससे जो पिछले 4 दिन की बमबारी हुई थी पाकिस्तान के आवाम पे मुसलसल, क्या उसमें आज कोई बेहतरी आई? क्योंकि बढ़ाने पे तो पहले 3 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर पता नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन अब देखिए कमी हुई है। तो आज हम देखते हैं कि आज रात जो रोजाना की बुनियाद पे प्राइस मैकेनिज्म सेट होता है, क्या सीने पे बहुत भारी पत्थर रख के उसको कम किया जाएगा, या फिर एक मरतबा फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें पेट्रोलियम डीलर्स और OMCs और सारे, क्या वो भी इस बार दोबारा आ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं सस्ता नहीं करें, हम बड़ी मुश्किल में, हम बड़ी परेशानी में? भाई जैसे तो बढ़ाया रुपयों में था और फिर कमी जो है वो पैसों में कर दी जाए और फिर आवाम सोचे कि भाई आपने तो कहा था जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से जब नीचे आएगा तो वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो फिर आवाम को ये जो रोज की बुनियाद पर पेट्रोलियम प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि उसमें रिव्यू किया जा रहा है। अब 3 दिन की खामोशी रही है, फ्राइडे के बाद हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आए, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये जो बमबारी रुकी है इसका रिफ्लेक्शन हमें अब वीकडेज में आवाम को मिलने जा रहा है। आज रात हमें पता चलेगा। तो मेरे ख्याल में हमारे साथ साथ आवाम भी डायरली वेट कर रहे हैं कि क्या वाकई कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। एब्सोल्युटली। अब इसी के साथ हम ले लेंगे एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अभी कराची के HIV के केसेस से ही हम नबरदाजमा थे कि अब खन्नाक भी तशवीश की एक नई वजह बन गया। सिंध में रवा साल इस मरज से 13 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं और रवा साल खन्नाक के 113 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में
308 केसेस सामने आ चुके हैं। एब्सोल्युटली, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट इस वक्त सिंध में जो उभर रही हैं उनमें एक ऐड अप होती है जब, तो लोगों के लिए बड़ा परेशान कुन है, ख़ास करके जिससे बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। वो जाहिर है लोगों को अपना आप थोड़ा बेबसी के आलम में वो अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या बन रही है, क्यों ये केसेस इतने सामने आ रहे हैं? हमारे साथ मरियम हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और नंबर्स क्या हैं जो अब तक सामने आए। ओवर टू यू मरियम, बताइएगा ये राइजिंग केसेस के पीछे वजह क्या है? देख, सुबह सिंध में HIV के बाद अब खुन्नाक भी सर उठाने लगा है और रवां साल कराची में खुसूसी तौर पर अगर हम सिंध इन्फेक्शस डिजीज अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर 30 केसेस जो हैं वो खुन्नाक के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 13 अमवात अब तक जो है वो रिपोर्ट की जा चुकी हैं, जबकि रवां साल सिंध में 308 मुश्तबा केसेस खुन्नाक के रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 113 केसेस का ताल्लुक जो है वो सूबा सिंध से है। याद रहे कि खुन्नाक जो है वो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज और काबिल बचाव मर्ज़ है। 15 माह की जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बच्चों को तकरीबन 9 से ज़ायद बीमारियों की वैक्सीनेशन लगाई जाती है, उनमें खुन्नाक भी शामिल है। अगर तमाम वालिदैन अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स करवाएं तो बच्चों में जो है खुन्नाक डेवलप नहीं हो सकता है। ताहम खुन्नाक की जो मरकज़ी अलामात हैं उनमें गले के गुदूद में जो है वो सूजन और गुदूद में जो है वो सुरमई कलर की एक झिल्ली जो है वो आ जाना है, जबकि इब्तदाई अलामात में तेज़ बुखार, उसके साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। आप हमें आगाह कर रही थी कि बेसिकली जो वैक्सीनेशन है और खास करके बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन है वो नहीं हो पा रही और उसकी वजह से फिर नुकसानात बढ़ रहे हैं। इसी पर बात कर लें, डॉक्टर गुरशेवार हमारे साथ मौजूद है, हमारे अमराज़ अतफाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। मैम, ऑब्वियसली वो सारे लोग जो कि वालिदैन हैं उनको ये पता है कि एक बेसिक वैक्सीनेशन होती है जो कि लगवानी होती है, इसके भी बूस्टर्स होते हैं। क्या वजह आपकी नज़र में बन रही है कि ये एक गैप क्रिएट हो रहा है और केसेस पर केसेस आते चले जा रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर बच्चे की जो इम्यूनाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो पैदाइश से लेके 15 महीने तक होता है, जिसमें 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14वें हफ्ते पर एक वैक्सीन लगती है पेंटा के नाम से, जिसमें DPT होता है, जिसके कॉम्पोनेंट है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं, अगर हम डिप्थीरिया जो कि खन्नाक कहलाता है, तो ये इस वैक्सीन के लगने की वजह से 90% इम्यूनिटी जो है वो बच्चों को मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली पैटर्न ये देखा गया है कि बहुत से पेरेंट्स शुरू की वैक्सीनेशंस लगवा लेते हैं, कुछ नहीं लगवा पाते। तो जिन बच्चों में इम्यूनिटी कम होगी, चाहे वो वैक्सीन ना लगने की वजह से, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर कोई एक इंसान मुतासिर होता है तो ये इसके खांसने से, छींकने से, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे ये बाकी लोगों को भी मुतासिर करता है। अगर हम बात करते हैं डिप्थीरिया, तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से जो है वो स्प्रेड होता है और एक स्पेसिफिक कलर की लेयर जो है वो गले के गुदूद के ऊपर, फेरेंजाइटिस पे और टॉन्सिल्स पे बनाता है। इसका सबसे जो फेटल मसला है वो ये है कि ये एक स्पेसिफिक टॉक्सिन रिलीज करता है डिप्थीरिया के नाम से, डिप्थीरिया टॉक्सिन, जो हमारे दिल के पट्टों को यानी हार्ट को बहुत अफेक्ट करते हैं। और अगर कोई भी बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या नॉन वैक्सीनेटेड है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है। अच्छा मैडम, अगर आप मुझे बता सकें कि एक तो वालिदैन नहीं कराते, दैट्स वन थिंग, लेकिन इसकी क्या अर्ली तशख़ीस हो सकती है? और अगर हो जाती है, फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी ने नहीं कराई और उसकी अर्ली तशख़ीस हो गई, तो फिर ये कंट्रोलेबल है, या फिर एक बार हो जाए तो फिर अगर आपने वैक्सीन नहीं कराई तो फिर काम नहीं करनी वैक्सीन? नहीं, जैसे लाइफ थ्रेट, देखिए अगर शुरू में डायग्नोज हो जाएगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स वही आम वायरल डिजीजेस की तरह से होते हैं, तेज बुखार होगा, गले में दर्द होगा, गले के जो गुदूद हैं उनकी स्वेलिंग होती है और निगलने में जो है बच्चे को दिक्कत होती है, क्योंकि फेरेंजाइटिस है तो गले की जो गुदूद और सांस की नाली जो उसमें स्वेलिंग होती है। अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज कर लें, जैसे मैं आपसे कहा, एक बारीक सी झिल्ली होती है ग्रे रंग की, जो टॉन्सिल्स के ऊपर, जो गुदूद है हमारे गले के, उसके ऊपर ये लेयर बनाती है। अगर कोई भी देखें वायरल डिजीज है, यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर बच्चों को या बड़ों को कोई भी डिजीज होती है, हल्का फुल्का नज़ला जुकाम होता है, तो हम घर में ट्रीट करते हैं। अगर कोई भी बुखार, कोई भी नज़ला जुकाम 2 से ज़्यादा दिन परसिस्ट कर रहा है बच्चों में या बड़ों में, तो आपको अपने फिजिशियन के पास ज़रूर से जाना चाहिए, क्योंकि वो जब जैसे ही एग्जामिन करते हैं तो वो स्पेसिफिक कलर की लेयर जो है वो हम पिक कर लेते हैं, और अगर उसको टाइमली डायग्नोज करके एंटीबायोटिक के जरिए और डिप्थीरिया के एंटी टॉक्सिन्स अवेलेबल होते हैं जो हम उसको देते हैं, तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है। सही है। डॉक्टर साहिबा, ये बता दीजिएगा कि अब
वालिदैन जो बूस्टर्स लेते हैं, क्या वो वालिदैन फॉर एग्जांपल जिन्होंने पहली दफ़ा वैक्सीन लगाई जो कि गालिबन छठे हफ्ते में लगती है और फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट गोज़ ऑन टू 10th वीक एंड 14th वीक, तो जी जो बिल्कुल बूस्टर्स बिल्कुल नहीं लगवाते वो वाले बच्चे भी इससे क्या वल्नरेबल होते हैं? और वो बच्चे जो वैक्सीन तो लगवा चुके हैं लेकिन चूंकि ये बैक्टीरियल बीमारी है, कंटेजियस भी है, उन बच्चों को फिर भी ख़तरा रहता है इस बीमारी का? देखिए, अगर वैक्सीनेशन लगे तो 80% इम्यूनिटी तो आपके पास बन जाती है। देखिए, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करे वो वैक्सीनेशन हमारे पास 15 मंथ्स तक होती है। जैसे आपने भी कहा 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे डीपीटी का ये वैक्सीन लगती है और इसी का एक बूस्टर आता है डीटी के नाम से, जो हम 5 ईयर्स पे लगवाते हैं बच्चों को। ओह ये एक प्राइवेट यस। वैक्सीन है। अगर आप ये लगवा लेंगे तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है बच्चे को। और अगर देखें वैक्सीनेटेड है तो हमेशा वैक्सीन होने की वजह से, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन और जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। सही है। ठीक है। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा मैडम कि ये जो केसेस अभी बढ़े हैं इतने ज़्यादा, इसके पीछे सिर्फ आपको यही एक रीज़न लगता है कि अर्ली वैक्सीनेशन नहीं है, या फिर यू सस्पेक्ट समथिंग एल्स एज वेल? देखिए, इम्यूनाइजेशन और हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। इम्यूनाइजे दो पैरेलल काम हमें करना है। एक तो हमें अपने पेरेंट्स को और बच्चों को एजुकेट करना है कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है। कॉन्टेजियस है, गंदगी से पानी हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्लीन वाटर का होना जो है वो प्रॉब्लम भी है, इसकी वजह से भी होता है। दूसरे, अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा हद तक फैलानी है, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन, देखें HIV भी आपने जिक्र किया। HIV पहले तो इतना कॉमन था कि बच्चों में जो मिस यानी इन्फेक्टेड निडल्स की वजह से हुआ ना, तो अगर लोगों को ये अवेयरनेस होती, पेरेंट्स को या लोगों को, कि किस चीज के जरिए डिजीज फैलती है। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो अगर आप एहतियात करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे और एहतियाती तदाबीर करेंगे और अपनी सेहत और सफाई का तो ख्याल फिर रखेंगे आप तो इनसे सब डेफिनेटली चीज़ों से बच सकते हैं। डॉक्टर दुर्र शहवार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और जो आपने अवेयरनेस की बात की, आप उसका पार्ट बनी, लोगों तक पहुँचाया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली वैक्सीनेशन। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे एक और अहम मामला बात करने के लिए। स्टे विद अस। जो HIV के केसेस आ रहे हैं वलीका अस्पताल से जुड़े, जो आउटब्रेक है, अब उस पे सिचुएशन ये बन रही है कि बच्चे तो मुतासर हो ही रहे हैं, उनकी तादाद 95 तक पहुंच गई है, लेकिन अब इनको सोशल स्टिग्मा भी हो रहा है। कई मुतासरा बच्चों के वालिदैन जिन्होंने कल एहतजाज भी किया, उनके वालिदैन को नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके बच्चों को स्कूल और मदारस से निकाला जा रहा है, और इसी वजह से इनकी जो लाइफ है वो मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। एक जानिब तो वादे किए गए कि इलाज करवाया जाएगा सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सोशल स्टिग्मा इनको मज़ीद मुतासिर कर रहा है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ आफ्ताब साहब मौजूद हैं, जो कि एक मुतासरा फैमिली है जिनके घर से बच्चे को HIV भी हुआ और फिर इनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन इस सोशल स्टिग्मा ने भी बनाई। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और हम सबसे पहले तो यही कहते हैं कि ये मुश्किल वक्त आपके लिए, इसमें हुकूमत आपका साथ दे और आपके जितने भी मसाइल इनको हल करे। किस वक्त आपको पता चला कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और HIV का टेस्ट कराने का ख्याल आया, और क्या वजह बनी उसका टेस्ट कराने के पीछे? मेरे बच्चे 2005 वलीका हॉस्पिटल में 7वें महीने में दाखिल थे। मलेरिया की शिकायत था 2 बच्चों का, फरहान का और रिजवान का। तो दोनों बच्चे दाखिल थे, तो मामूली सा बुखार था, उसको मलेरिया बुखार था। तो उनका इलाज किया इन लोगों ने 7 दिन, 1 हफ्ता इन्होंने रखा। तो 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी दिया, मैं बच्चों को घर ले गया। तो फिर मैं बच्चों को जब दोबारा वापस लाया तो फिर बच्चों का तबीयत ख़राब था। तो फिर 8वें महीने में, अगस्त के महीने मैंने अपने 2 बच्चे और मिलाया, जिसका नाम है रेहान 3 साल का है, और जो मेरी बेटी है एमन शहजादी, वो भी 6 साल 7 महीने की है। तो उनको मोशन था, तो मैंने बोला सर को, डॉक्टर अमान स्पेशलिस्ट है, मैंने उनको बोला भाई मेरे बच्चों का तबीयत सही नहीं हो रहा है, फरहान का और रेहान का, रिजवान का। तो उन लोगों ने फिर बच्चे दाखिल किया। तो फिर मजीद 10 दिन मेरे बच्चे दाखिल थे। उसके बाद मेरे बेटी भी दाखिल किया, लोगों ने बोला इनको मोशन है तो इसको भी दाखिल कर दो, और छोटे बच्चे का सीना खराब है रेहान का, इसको भी दाखिल कर दो। तो उसको भी, चारों बच्चों को इन लोगों ने दाखिल किया अगस्त के महीने में। तो 15 दिन दाखिल थे, 15 दिन के बाद छुट्टी दिया, फिर हम घर गए। तो फिर हम वापस आए 11वें महीने में, फिर बच्चों का तबीयत मजीद ख़राब हो गया, फरहान का और रेहान का। शुरू में जो फरहान है और रेहान 3 साल का, फरहान 12 साल का है। तो जब 11वें महीने में मैं वापस आया तो मैंने उनको बोला सर, डॉक्टर अमान को मैंने बोला सर मेरे बच्चों का तबीयत मजीद ख़राब हुआ, इन्फेक्शन हुआ, मोशन है, मोशन में खून जा रहा है, उल्टी कर रहे हैं, तो ना मोशन रुक रहे ना उल्टी रुक रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि भैया वलीका हॉस्पिटल में HIV का वायरस फैला हुआ है, अपना बच्चों का HIV टेस्ट करवाओ। तो फौरी तौर पर मुझे लेबार्ट्री भेजा, अपना वलीका हॉस्पिटल की लेबार्ट्री पे। तो वहाँ मैंने अपने बच्चों का टेस्ट कराया, दोनों बच्चों का पॉजिटिव आया। 3 दिन के बाद जब मैं आया तो मेरे को रिपोर्ट नहीं दिया था, बोले मना किया हुआ MS ने कि रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं।
तो मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँ, बोला आप ऊपर डॉक्टर रहमान के पास चले जाओ। मैं डॉक्टर रहमान के पास गया, डॉक्टर रहमान ने बोला आप ऐसा करो बच्चा, आपका रिपोर्ट सही नहीं है, आप सीधे चले जाओ सिविल, वहाँ अपना टेस्ट भी करवाओ, घरवाली को भी करवाओ, बच्चों को भी करवाओ। अच्छा, जब ये अब फिर आपको फाइनली रिपोर्ट मिल गई तो आपके ख़ानदान का क्या पहला रद्द अमल था? जब HIV का पहला रिपोर्ट आया तो मैंने अपने ख़ानदान को बताया नहीं, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं था। जब मेरे को पता लगा तो मैं डर के हमारे किसी को बताया नहीं। तो आस्ता आस्ता मेरा बच्चा ख़राब होता, तो अस्पताल में लोग आए हमारे पास, हमारे रिश्तेदार, पूछा क्या हुआ इसको, तो हमने छुपा तो नहीं सकते क्योंकि सब मरीज़ था, इनको अलग वार्ड पे पड़ा हुआ था। तो मैंने बोला ऐसा मसला है, तो बोले वो हो ये तो बहुत गंदा बीमारी है। उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ न कोई आ रहा है, न कोई बच्चों का पूछ रहे। मेरा 1 महीना हो गया मेरे बच्चे दाखिल है, तो हमारे पास कोई भी नहीं आया, न कोई रिश्तेदार आया, न कोई मोहल्ले वाला आया हमारे बच्चों का खैर खबर पूछने, कोई भी नहीं आया। तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आफ्ताब साहब वैसे ही वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे में बच्चे बीमार हैं, उन्हें बार बार आपको अस्पतालों को भी लेके जाना पड़ता है। उनकी तालीम के बारे में हमें ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम तक तो यही खबर पहुंची है कि उनके स्कूल से भी नाम काट दिए हैं। सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि मेरा जब बेटा शुरू में दाखिल था तो ज़ाहिर बात है इसका जो इन्फेक्शन था, जो मसला था, तो 1-2 महीने अस्पताल में थे। तो स्कूल वाला ये बहाना मारा कि भाई बच्चे आ नहीं रहे, इस वजह से निकाला। जब मैं उनके साथ गया बैठा तो उन्होंने बोला भाई मोहल्ले वाला है सब, भाई कि उनके बच्चों को ये बीमारी है, खुदा ना ख्वास्ता हमारे बच्चे बीमार हो जाए तो भाई या तो आप इनको निकाल लो या हमारे बच्चे निकाल दें। तो फिर ज़ाहिर बात है वो 2 बच्चों के लिए पूरा स्कूल तो नहीं बंद करवा सकता, तो मेरे बच्चों को डिसमिस किया, निकाल दिया स्कूल से। तो उसके बाद जो है ना मेरे बच्चे अब तक स्कूल नहीं गया, 10 महीने हो गए, न मेरा बड़ा बेटा गया, न छोटा बेटा गया, घर में बैठे। और जो कंपनी पे हम नहीं जा रहे, छुट्टी कर रहे हैं, तो ना हमारे वो कंपनी से कोई मदद मिलता है, ना कोई ताउन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। भाई यही बोल रहे हैं कि बेटा आप काम पे क्यों नहीं आ, हम उसको यही जवाब रोते हैं, हम मिन्नतें करते हैं उनको, हमारे बच्चे बीमार, हम क्या करें। तो पेमेंट हमारे को नहीं दे। और बाकी मेरे ऐसा दोस्त है कि उनके भी बच्चे स्कूल से निकाला गए, 2 बच्चे, 1 बच्चा है। और ऐसा एक दोस्त है हमारा, उसको काम से भी निकाला, उसका गेट बंद कर दिया। और कुछ बंदे ऐसे भी, आज हमने उसको बुलाया था, मैंने बोला आप जाओ। मुझे ये बताइए कि आपने एहतजाज भी किया है ना, सुनी जाएगी आप लोगों की बात और किसी एक्शन की तवक्को कर रहे हैं आप हुकूमत से? अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ का है कि हमारे बच्चों का अच्छा से अच्छा जगह में इलाज हो जाए। जी। और जो आपने फंड मंजूर किया वो हमें फौरी तौर पे 1 हफ्ते के अंदर मिले, क्योंकि हमारे ऊपर खैरा चढ़ा हुआ है, मकान भी रोज़ रात को जलील करते हैं, दुकानदार भी जलील करते हैं। हमें ऐसा एक कार्ड बना के देवे कि हम अपने बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाए तो हम फौरी तौर पर जहाँ भी जाए ज़रिए हमारा बच्चों का फौरी तौर पर इलाज हो जाए। और हमें कोई तकलीफ, जितना तकलीफ इन्होंने दिया है तो बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं होगा कभी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला जो है हल हो जाए, ख़ासतौर पर जो फ़ंड्स आपके लिए वादा किया गया है वो फ़ंड्स आपको अदा कर दिए जाएँ। इसी थॉट के साथ हम आपसे ले रहे हैं इजाज़त आज के शो से। कल मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।